चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ना, स्टूडेंट को बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सर इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे की जाए। देखिए, इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो कैटेगरी में अगर हम बांटें तो एक आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने कोई टेंजिबल प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदी हो, और एक आपका इन्वेस्टमेंट हो गया आपने डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया हो या आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे ना, बेसिकली आज आप ये समझिए कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है, कॉमन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करती है, इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसकी अकाउंटिंग एज पर यूएस गैप आपको कैसे करना है। तो बोर्ड पे कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, उस क्लासिफिकेशन को हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक मेथड को भी मैं डिस्कस करूंगा यहां पे आज, इक्विटी मेथड, कि सर हमें इक्विटी मेथड से इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कब करनी चाहिए, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो पहले मैंने क्राइटेरिया को देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, जब एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हो तो उसकी अकाउंटिंग को आज हम क्या है यहां पर समझेंगे। उसके लिए कुछ क्लासिफिकेशन यहां पर मेंशन है। अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपने एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के कॉमन शेयर खरीदे हैं तो उसका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है। सर अगर 100% है, मतलब ऐसा समझे कि अगर एक कंपनी के पास 10,000 शेयर हैं, लेट्स से उस कंपनी का नाम है एस लिमिटेड, और पी लिमिटेड अगर उसके पूरे के पूरे शेयर खरीद लेती है, 100% शेयर खरीद लेती है, तो इसको हम बोलेंगे कंट्रोल। क्या बोलेंगे? कंट्रोल। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर रही है, यहां पर कंट्रोल कर रही है। तो कंट्रोल जब कभी भी स्टैब्लिश होता है तो आप हमेशा क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की जो अकाउंटिंग है वो कंसोलिडेशन मेथड से होगी। मतलब आपको दोनों कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करना होगा। एक तो 100% सब्सिडरी के केस में, क्योंकि जिस कंपनी में आपने शेयर खरीद लिए, अगर आपने उसके 100% शेयर खरीद लिए तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल हो गया, वो आपकी 100% सब्सिडरी। लेकिन सर 50% से ज्यादा हो, 50% से ज्यादा बट 100% नहीं है, 60% 70% है, तब भी कंट्रोल आता है। तो कंट्रोल दो सिचुएशन में आता है। अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के 100% शेयर खरीदे हो उस सिचुएशन में, या 50% से ज्यादा शेयर खरीदे हो तब भी, तो तब आप इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग क्या करेंगे, कंसोलिडेशन मेथड से करेंगे। दूसरी मेथड है, ये मेथड को आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, इस कंफ्यूजन को अब हम दूर करेंगे। इस मेथड का नाम है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और देखिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के साथ में स्टूडेंट का एक जो कंफ्यूजन है वो ये और वर्ड है ना, इसको बड़े ध्यान रखना। इक्विटी मेथड और FVO, फेयर वैल्यू ऑप्शन। मतलब कि अगर सर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 20 से लेकर 50, मतलब 20 से ज्यादा और अप टू 50%, 20% से ज्यादा लेकिन 50% तक, 50% के ऊपर चले जाएंगे सर कंट्रोल आ जाएगा। तो 20% से ज्यादा लेकिन 50% तक अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे तो उस मेथड में उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब आप सोचिए, किसी भी कंपनी में कोई भी जब डिसीजन लिए जाते हैं ना, तो वो शेयर होल्डर के पास क्या होता है, वोटिंग पावर होता है। वो मीटिंग्स में रिजोल्यूशन पास करते हैं और कोई डिसीजन लेते हैं। तो अगर एक कंपनी के पास मोर देन 50% शेयर है तो जो भी रिजोल्यूशन पास होगा उस कंपनी की इच्छा पर होगा। लेकिन अगर 20 से 50 के बीच में है तो कंट्रोल तो नहीं है, बट एक सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस पोजीशन है। तो ध्यान रखिए
यहां पर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि सर अगर 20% से ज्यादा लेकिन 50% से कम हो तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो आता है, लेकिन यहां पर दो मेथड परमिटेबल है। पहली मेथड है FVO फेयर वैल्यू ऑप्शन, दूसरी मेथड होती है इक्विटी मेथड। अब ये इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी के डिस्क्रिशन पर है, उसकी मर्जी के ऊपर है कि वो फेयर वैल्यू ऑप्शन को चूज करती है या इक्विटी मेथड ऑप्शन को चूज करती है। मैं बार बार बोल रहा हूं ये एक ऑप्शन है। स्टूडेंट यहां पर एमसीक्यू करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि सर 20% होल्डिंग है, वो 25% होल्डिंग है, सीधे इक्विटी मेथड अकाउंटिंग नहीं। तो स्टूडेंट जब कभी भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको यह देखना पड़ेगा क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये तो मेंशन नहीं है कि कंपनी इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रही है या FVO रूट के थ्रू जा रही है। तो क्वेश्चन करते समय आपको यह देखना है कि क्वेश्चन इक्विटी मेथड बोल रहा है या फेयर वैल्यू ऑप्शन। अब सर इक्विटी मेथड क्या होता है वो भी हम समझेंगे। तो हमने पहली बात पढ़ी सर 50 से 100 के बीच में कंट्रोल, 20 से ज्यादा बट 50 तक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में दो मेथड, इक्विटी मेथड और फेयर वैल्यू ऑप्शन। और अगर सर 20 से कम हो तो इक्विटी मेथड एप्लीकेबल नहीं होती, फिर आपको सीधे फेयर वैल्यू ऑप्शन पर जाना होता है। इसका मतलब यूएस गैप 50% से कम होल्डिंग पर आपको फेयर वैल्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए अलाउ करता है। अब सर इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, तो हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी समझेंगे और थ्योरी भी समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक बात जो यहां पे लिखी है थ्योरी, देखिए थ्योरी में हमें एमसीक्यू को फाइंड आउट करते आना चाहिए। मैं जनरली सीपीए स्टूडेंट से हमेशा यही बोलता हूं कि आपने थ्योरी तो पढ़ना लेकिन उस थ्योरी का इंटरप्रिटेशन देखिए। थ्योरी में क्या लिखा है पहले बोर्ड पे पढ़ते हैं। द इक्विटी मेथड इज ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड फॉर इनकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। तो इक्विटी मेथड किसके लिए यूज की जाती है सर? इन्वेस्टमेंट। इट इज यूज्ड व्हेन द इन्वेस्टर होल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जब क्या हो आपका सर? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में सारी चीजें होती ओवर द इन्वेस्टी बट डज नॉट एक्सरसाइज फुल कंट्रोल। मतलब अगर सर फुल कंट्रोल है तो इक्विटी मेथड एप्लीकेबल नहीं होगी। कंसोलिडेशन यहां पर क्या होने वाला है? एप्लीकेबल। तो सर अगर हमको क्वेश्चन में मेंशन हो 25% और इक्विटी मेथड हो तो जनरल इंटू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो बोर्ड पर आपको एक एग्जाम्पल लिख रहा होगा, इस एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और जनरल एंट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। चलिए, तो ऑन March 1st HE बोर्ड कंपनी परचेज एट द मार्केट प्राइस 40% शेयर। सर सीधी बात है 40% है, इसका मतलब 50% से कम है। ठीक है सर, 50% से कम है। ऑफ द आउटस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक ऑफ डोलैंड कॉर्पोरेशन। तो डोलैंड कॉर्पोरेशन के 40% शेयर खरीदे गए सर। और किसने पे खरीदे सर? क्या एक शेयर की प्राइस लिखी है और खरीदे कब है? देखो डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेट का बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमेशा, तो हमेशा डेट को हाईलाइट कर लें सर। 1 मार्च को खरीदे हैं और कितने परसेंट खरीदे सर? 40%। किसके खरीदे? HE बोर्ड कंपनी ने डोलैंड कंपनी के 40% शेयर को खरीदा है। कितने? 40%। उसके पास टोटल शेयर थे 50,000 और एक शेयर की पार वैल्यू थी $1। मतलब $1 के एक शेयर की जो पार वैल्यू थी उसको कितने में खरीदा है हमने? यहां पे दिया हुआ है ये 12 रुपीज। तो इसका मतलब सर कि जो डोलैंड के पास 50,000 रुपए, 50,000 नंबर क्वांटम के शेयर थे, उसका 40%, तो 50,000 का 40% होता है 20,000 शेयर। तो सर हमने 20,000 शेयर खरीदे, तो 20,000 इंटू 12, तो जनरल एंट्री क्या होगी? सिंपल है। एक्विजिशन के टाइम तो सभी में एंट्री सेम होती है, चाहे आप फेयर वैल्यू ऑप्शन में जाएं चाहे इक्विटी में जाएं। मैं दोनों का कंपैरिजन करूंगा अभी। तो आपको ध्यान रखना है कि सर 50,000 में से
40% शेयर खरीदे तो 50,000 का 40% कितना हुआ 20,000, और 20,000 मल्टीप्लाई कितना कर दिया आपने 12, तो कितना आ गया सर 2,40,000। तो जनरल एंट्री सर इन्वेस्टमेंट इन डोलेंट कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, या डेबिट लिख देता हूं, और ये क्रेडिट। ये तो सर एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन हो गई, क्या उसमें कोई दिक्कत थी क्या? चाहे फेयर वैल्यू ऑप्शन जाए चाहे इक्विटी जाए, खरीदते समय तो आपको यही एंट्री पास करनी है। अब बात करते हैं कि सर अब यहीं पर ध्यान रखना बेटा, अब सर अगर हम उसके 40% शेयर को होल्ड कर रहे हैं, कॉमन सेंस से सोचना कि एक कंपनी है जिसके 40% शेयर आपके पास है, तो इसका मतलब वो जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसका 40% हिस्सा हमारे पास होगा। हां सर होना चाहिए। तो बस यही ध्यान रखिए कि जो इन्वेस्टी कंपनी है, जिस कंपनी में हमने शेयर खरीदे, वो जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका 40% हमारे प्रॉफिट में हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना होगा। तो यहां पर एंट्री आपको दो अलग अलग डेट पे दी गई है। पहले सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के एंड में बनता है, हां सर बनता है। तो उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, $60,000 का प्रॉफिट कमाया है। किसने कमाया है सर, डोलैंड ने 60,000 प्रॉफिट कमाया है। तो बट इट 60,000 प्रॉफिट में क्या ये पूरा हिस्सा हमारा है? नहीं, हमारा हिस्सा कितना है, केवल सर 40%। तो ऑब्वियस सी बात है इस 60,000 का 40%, अब ये साल भर का है, ध्यान रखना, दिसंबर लिखा ना ईयर एंड, हमने कब खरीदा था, मार्च में। डेट कभी मत भूलना, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करेंगे। तो सर इसका मतलब हमें कब से मिलना चाहिए प्रॉफिट, मार्च के बाद से मिलना चाहिए। तो मार्च के बाद से मतलब अप्रैल टू दिसंबर कितने महीने होते हैं, जनवरी फरवरी हटा दो, 1 मार्च को खरीदा था, 10 महीने। तो इस 60,000 में हमारा हिस्सा कितना है, तो सर 60,000 का 40% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 अप्रोक्सीमेटली आता है 20,000। बस जनरली आपको ध्यान रखना है कि जनरल एंट्री क्या मतलब, जैसे ही वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें हमारा जितना हिस्सा होता उस प्रोपोर्शनेट से हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो सर 60,000 का 40% मल्टीप्लाई 10/12, हमने क्या किया, देखो यहां पर एक जनरल एंट्री पास करी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इनकम इक्विटी मेथड इन्वेस्टी। तो ये हो गया डेबिट फिगर और ये हो गया आपका क्रेडिट। तो ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डेबिट कर देंगे और इनकम को बुक कर लेंगे जैसे ही वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। यही डिफरेंस है इक्विटी में कि सर उसने जो प्रॉफिट कमाया उसमें हमारा हिस्सा जितना था उसको हमने हमारी इनकम मान लिया। अभी उसने हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। जब एक कंपनी प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, तो क्या करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जैसे ही वो पैसा हमें मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी अर्न बेसिस पर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाया है। आप ऑब्जर्व कीजिए, इन्वेस्टमेंट इन डोलैंड कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इनकम, तो आप इनकम पहले से ही क्रेडिट कर चुके हो। तो जैसे ही आपको डिविडेंड मिलेगा, सर डिविडेंड तो कैश में मिला, अब इन्होंने कितना बांटा, 15,000। 15,000 का हमारा परसेंट कितना है, 40% है ना, तो 15,000 का 40% कितना होगा सर, 6,000। तो देखो हमने कैश 6,000 तो रिसीव कर लिया, बट हमने इसको इनकम क्यों नहीं माना, हमने सीधे इसको क्या किया है, क्रेडिट कर दिया ना। ये क्रेडिट हमने क्या किया कि जो पैसा हमको डिविडेंड के रूप में एक्चुअली में मिला उसको हमने हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से रिड्यूस किया है। तो सर इनकम को अर्न करते से ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे और जब वो डिविडेंड एक्चुअल में रिसीव होगा तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हम कम कर देंगे। दिस इज कॉल्ड इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो सर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे 31 दिसंबर में, तो हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, कॉमन सेंस है सर। कॉमन सेंस कैसे है, यहां लिख देते हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर कितनी आनी चाहिए। सर सीधी बात है, जब इन्वेस्टमेंट खरीदा 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट किया था,
उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया उससे हमने हमारी वैल्यू को बढ़ा दिया 20,000, और हमको जो डिविडेंड मिला उसको हमने यहां से क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। तो 260 माइनस 240 प्लस 20 माइनस 6 कितना हो गया सर, 2,54,000। तो ध्यान रखिए, जब आप 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपकी बुक्स में, आपकी बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग में 2,54,000 की वैल्यू पर आपको दिखने वाला है। तो देखिए बैलेंस शीट का जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें ये कितने पर शो किया गया है सर, 250 पर। तो एमसीक्यू पूछते समय आपसे ये पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट इनकम स्टेटमेंट में गलती कर जाते हैं कि सर इनकम में कितना कंसीडर किया जाएगा। इनकम में सर हमको डिविडेंड तो 6,000 मिला, एक्चुअली में 15,000 बांटा था, तो 15,000 का 40% कितना होता है, 15,000 का 40% होता है 6,000। लेकिन देखिए हमने हमारी इनकम को कितना माना, यहां पे 20 माना, जितना उसने कमाया था। उसने कितना कमाया था, उसने सर 20 कमाया था 60,000, तो 60,000 का 40% और 10 मंथ का साल भर का होता तो 60,000 का 40% 24 आता। तो यहां पर जो 20 लिखा है वो इसीलिए लिखा है क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमने किया है 2 महीने बाद। तो हमारा प्रॉफिट केवल कितने महीने का होना चाहिए सर, 10 महीने का होना चाहिए। तो 10 मंथ का आपने क्या किया है, यहां पर इनकम बुक कर ली। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी मेथड। अभी हमने समझा इक्विटी मेथड, अब मैं आपको फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग मेथड को भी समझाने जा रहा हूं और फिर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। सेम क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन डिफरेंट है। तो इसको आपने क्या है एक बार अच्छे से पहले रीड कीजिए, तो हम फिर क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि सर फेयर वैल्यू ऑप्शन में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अकाउंटिंग कैसी होगी। चलिए पहले आप इसको आराम से एक बार रीड कीजिए, देन विल डिस्कस। चलिए सो अब हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए ये वाली जो अकाउंटिंग है बेसिकली किसकी है, फेयर वैल्यू ऑप्शन। तो आप देखिए ऑन October 1 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। पहली स्टेप, मिल कंपनी परचेज 5,000 शेयर ऑफ लॉस कंपनीज कॉमन स्टॉक आउट ऑफ 20,000। तो बेटा कितना परसेंटेज हो गया, सीधी बात है सर, परसेंटेज क्यों देख रहे हैं, परसेंटेज कंट्रोल तो वैसे ही नहीं है ना, लेकिन अपने को पता है कि सर 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000 तो 40% आने वाला है सर। कितना आने वाला है, 40% आएगा। 5 चौको 20 होता है ना, सीधी बात है। तो 40% होल्डिंग है फेयर वैल्यू ऑप्शन, ठीक है सर। मिल इलेक्टेड, अब देखो मैंने आपको बोला था, क्वेश्चन आपको बोलेगा कौन सी मेथड चूज कर रहे हैं, यहां पे साफ लिख रहे हैं फेयर वैल्यू ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट। किसने चूज किया है ये, जिसने इन्वेस्टमेंट किया। मतलब आप इक्विटी मेथड क्वेश्चन पढ़ते समय देखिए क्वेश्चन ने इक्विटी मेथड लिखा है या फेयर वैल्यू ऑप्शन लिखा है, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं इक्विटी मेथड इन द कॉमन स्टॉक ऑफ लॉस। द फॉलोइंग आर द फेयर वैल्यू पर शेयर। जिस दिन हमने खरीदा, हमने कितने खरीदे सर, 5,000। तो अक्टूबर में खरीदा था तो उसकी वैल्यू कितनी थी सर, 15। तो सब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, 15 रुपए में खरीदा है, $15 में, तो $75,000 हो जाएगा। तो पहली जनरल एंट्री तो सर बहुत ही सिंपल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने पास कर दी। अब आपने बैलेंस शीट डेट पर आना है, बस यही डिफरेंस है बैलेंस शीट डेट पर। बैलेंस शीट डेट पर जो 15 की चीज थी उसकी वैल्यू कितनी हो गई सर, 13 हो गई। कितने का लॉस हुआ, 2 का लॉस हुआ। तो ध्यान रखिए ये एक प्रकार का अनरियलाइज गेन है। अभी आपको एक्चुअल में लॉस थोड़ी हुआ है सर, जो चीज हमने 15 की खरीदी थी हम बेच थोड़ी रहे बेटा, लेकिन वो कितने की हो गई सर, 13 रुपए की हो गई, $13 की हो गई। तो इसका मतलब $2 का आपको नुकसान हो गया सर। तो ये जो $2 का नुकसान है इक्विटी मेथड में, इसी को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑप्शन। इस $2 का
10,000 का लॉस आप क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। 10,000 के लॉस को आप क्या कर लेंगे, सीधे इस लॉस को कहां डालते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। तो आपने ये क्या किया, देखो यहां पे साथ में लिखा अनरियलाइज होल्डिंग लॉस ऑन एफवी ऑप्शन। तो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ओसीआई भी बताया। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी कॉमन शेयर की वैल्यू में चेंज आता है तो वो ओसीआई में नहीं जाता है, वो हमेशा इनकम स्टेटमेंट में जाता है। ओसीआई के लिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन सा अनरियलाइज गेन ओसीआई में जाता है, तो वो है डेट सिक्योरिटी। अब डेट सिक्योरिटीज की जब बात शुरू करेंगे तो उसमें समझेंगे। तो ध्यान रखिए, ये वाला जो अनरियलाइज गेन है ना, ये फेयर वैल्यू ऑप्शन किसमें सीधे डेबिट कर देंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सर 31 दिसंबर को हमारे बुक्स में हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ऑब्वियसली बात है सर 65,000 हो जाएगी। आज वो 15 की चीज 13 पे होगी, तो आज हमारी बैलेंस शीट डेट पर हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट आएगा 65 का। सर सेकेंड ईयर में वैल्यू क्या हुई है, आप अगर सेकेंड ईयर में देखें तो 20 हो गई। अब यहां पर 13 की चीज 20 हो गई, तो कितने का गेन हो गया सर, ऑब्वियसली बात है सर हमको 7 रुपए का क्या हो गया, यहां पे गेन हो गया। तो देखिए हमने इस अनरियलाइज गेन को यहां पे क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया 35। तो ये डिफरेंस है। हमने यहां पर फेयर वैल्यू ऑप्शन पर ईच बैलेंस शीट डेट पर जो भी उस कॉमन स्टॉक की मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू, उस पर इसको लेकर आना है। और जितने भी बेटा अनरियलाइज गेन होते हैं ना कॉमन स्टॉक के ऊपर, उसको हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट मतलब नेट इनकम में क्रेडिट या डेबिट कर देते। प्रॉफिट है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट। तो सर बेसिक डिफरेंस इक्विटी मेथड में यह हुआ कि इक्विटी मेथड में जो भी वो प्रॉफिट कमाती है, हम हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को जोड़ देते हैं और जो डिविडेंड मिलता है उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन काम की बात, क्वेश्चन पढ़ते समय बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग बोल रहा है या फेयर मार्केट वैल्यू। और उससे भी इंपॉर्टेंट आपको परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देखनी पड़ेगी। 20% से ज्यादा है तो इक्विटी मेथड, और उसमें भी क्वेश्चन मेंशन करेगा कि कंपनी इक्विटी मेथड को चूज करना चाहती है या फेयर वैल्यू को चूज करना चाहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी क्या है करते हैं। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग अपने सॉफ्टवेयर में से क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरीके से आपको यहां पर एमसीक्यूज करने चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।